कितना प्रहार करते हुए, कितना अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करते हुए यात्रा दिखाई देती है। कैसे देखते हैं गर्ग साहब आप इसको? देखिए, मैं इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि ये 2024 के चुनाव के पहले एक आखिरी और महत्वपूर्ण और बड़ा प्रयास है जो मोबिलाइज करेगा बहुत बड़े क्षेत्र को। 15 राज्यों का जो इलाका है राजीव जी, 358 लोकसभा क्षेत्र हैं। 358 जो होता है 543 सीटों में बहुत बड़ा इलाका होता है, क्योंकि इसके बाद जो इलाका है वो तो दक्षिण का पूरा इलाका है। तो ये पूरा का पूरा वो इलाका है जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जहां बसा हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ कायम है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जहां सबसे ज्यादा सीटें इनको है। तो मुद्दा ये है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। वो क्या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निकले हैं कि देश को मजबूत करने के लिए निकले हैं? मैं देखता हूं कि ये कांग्रेस की कुल 13 सीटें हैं इस पूरे इलाके में। ये जो 358 सीटों का इलाका है, इसमें कांग्रेस के पास सिर्फ 13 है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो उद्देश्य है या इस यात्रा का उद्देश्य है वो दो है। एक तो ये है कि विपक्ष को मजबूत करना, क्योंकि जहां भी जाएंगे 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की स्थापना करेंगे, तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम शंकराचार्यों की अनुपस्थिति के बावजूद, तमाम विपक्ष की अनुपस्थिति के बावजूद, उस समय राहुल गांधी असम में होंगे। और असम जो है, आपने देखा ही है कि हेमंता विश्वा शर्मा ने किस तरह से बयान दिए हैं पूरे के पूरे विपक्ष के प्रति, राहुल गांधी के प्रति। तो ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट होने वाला है इस यात्रा का, जो असम में वो 8 दिन देने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ा लेग होगा। उसके बाद झारखंड में 8 दिन देने वाले हैं। तो असम में 8 दिन क्यों दे रहे हैं और उसका इफेक्ट पड़ेगा, आप इसको, हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो असम को अगर हम माने तो ये उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है। और यहाँ जो जिस तरह का पूरा मामला बनाया हुआ है, 14 सीटें हैं असम में, और कांग्रेस के पास इस समय 3 सीटें हैं, और बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, अन्य लोगों के पास 2 सीटें हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण यात्रा है, और ये काफी लंबी यात्रा है। मतलब इसका जो पहली भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले इसका जो एरिया है काफी बड़ा है। हालांकि ये यात्रा बस के द्वारा भी कर रहे हैं, इसलिए बस भी है, पैदल भी हैं, सभी तरह की चीजें हैं इसमें। देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य मैं ये मानता हूं कि ये इलाका वो है जहां लगभग विपक्ष की सरकारें नहीं हैं। मतलब केवल आप बंगाल, बिहार को छोड़ दें, तो बंगाल को और बिहार को मोटे तौर पर, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह आमतौर से बीजेपी का इलाका है। और ऐसे इलाके में असम में भी बीजेपी है। महत्वपूर्ण राज्यों में बीजेपी का इलाका है। और ये राहुल गांधी जो हैं दक्षिण में जब थे तब विपक्ष के इलाके में घूम रहे थे, और वहां बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में थी उस समय। इस समय उनका जो इलाका है वो काफी सेंसिटिव भी है, और जनता के लिहाज से भी, और राम मंदिर की जो पूरी की पूरी कहानी अभी चल रही है उसके लिहाज से भी संवेदनशील है। लोगों के मन से अगर डर समाप्त होता है, जो अभी काफी डरी हुई जनता, एक बड़ा इलाका डरा हुआ है राजनीतिक दलों में। आपने देखा कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था,
उसमें इंडिया गठबंधन के प्रति काफी एक यकीन के साथ बताया गया है कि इंडिया गठबंधन और दलित और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को सभी 80 सीटों पर हराने का संकल्प लिया है। तो ये जो अखिलेश की पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले जिस तरह का वक्तव्य जारी किया है, निश्चित रूप से आप पाएंगे कि इसकी जो ध्वनि है वो जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे और वहां वो अपना लंबा समय देने वाले हैं, तो उसका काफी असर पड़ेगा इस पूरी की पूरी यात्रा का। हालांकि उत्तर प्रदेश में वो 11 दिन दे रहे हैं, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, पर वो काफी महत्वपूर्ण इलाके से अपने 11 दिन देने वाले हैं। आपने आज देखा होगा कि ममता के कई मंत्रियों के यहाँ, कई लोगों के यहाँ रेड्स हुई है ईडी की। एक रेड्स का नए सिरे से चक्र चालू हो गया है और विपक्ष के खिलाफ जो कार्रवाई है, आप पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल, इसके बाद आप पाएंगे कि झारखंड में ममता बनर्जी, ये तब जो तमाम लोग हैं इनके खिलाफ अब कार्रवाई बढ़ने वाली है और 2024 तक के चुनाव तक इंडिया गठबंधन के कई लोगों के ठिकानों पर ईडी की, सीबीआई की और तमाम लोगों की कार्रवाई होगी। और राहुल गांधी की यात्रा ऐसे समय हो रही है जो चुनाव के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो घोषित उद्देश्य जो भी हो, अघोषित उद्देश्य तो ये है कि ये लोगों के मन में एक प्रकार का जो डर है वो खत्म करेगा, विपक्ष को मजबूत करेगा। और अगर विपक्ष की सीटें जो आज बहुत कम सीटें हैं, मतलब मेरे ख्याल से 358 में से अगर मेरा अनुमान सही है तो 285 सीटें बीजेपी के पास है। तो एक बड़ा अगर इसमें डेंट होता है, इसके कारण फर्क पड़ता है बीजेपी की ताकत में और इंडिया गठबंधन की ताकत अगर बढ़ती है, तो ये यात्रा बहुत सफल मानी जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। जी 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 बिल्कुल। मुझे लगता है कि चुनाव तो राजीव जी समय पर ही होंगे, ये पहले तो होंगे नहीं, और निश्चित रूप से इस यात्रा का बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। एक जो चीज देखना चाहिए अपने को, हम लोगों को सबको देखना चाहिए कि इस यात्रा का जो रूट है वो कितना कितना बारीकी से उस पर काम किया गया है, कि मतलब उसको कहाँ से गुजरना चाहिए। जैसे इम्फाल से कोहिमा जा रहे हैं और कोहिमा से फिर जोरहाट जा रहे हैं और वहां से ईटानगर जा रहे हैं और वहां से फिर असम में प्रवेश कर रहे हैं और वहां से फिर वो जो प्रवेश कर रहे हैं गुवाहाटी और वगैरह होते हुए तो फिर सिलीगुड़ी में जा रहे हैं और फिर वहां से बिहार में आ रहे हैं और फिर बंगाल में फिर से नहीं, मुर्शिदाबाद, उससे पहले मेघालय भी जा रहे हैं। हाँ, मेघालय भी गर साहब, उससे पहले मेघालय, असम के बाद वो सब गुवाहाटी होते हुए मेघालय भी आ रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो रूट है इसका एक जो एनालिसिस करें कि ये रूट इस तरह से क्यों बनाया गया है, इसका क्या कारण हो सकता है। ये जो 100 सीटें इनके रास्ते में पड़ने वाली हैं वो कौन सी सीटें हैं, कितनी वल्नरेबल हैं बीजेपी के लिए। क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि उत्तर पूर्व में कुल मिलाकर 25 सीटें हैं असम सहित, और उसमें से बीजेपी के पास 19 सीटें हैं अभी अब, और बड़ा चंक जो है वो असम का है। अब अगर ये सीटें प्रभावित होती है, जो अभी मणिपुर में सब चल रहा है और तमाम चीजें चल रही है, तो ये उत्तर पूर्व का इलाका कितना बड़ा इलाका है और वो पूरी भारत की राजनीति को, मतलब अगर आप बिहार, असम और फिर बिहार, वेस्ट बंगाल और फिर असम और फिर बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं इनको देख लें, तो एक तो ये यात्रा जो बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं राजीव जी, जिस पर बहुत कम ध्यान गया है।
कि जगन्नाथपुरी में 17 तारीख को एक बड़ी घटना हो रही है और उसको बहुत प्रचारित नहीं किया गया, होने ही नहीं दिया गया। वो घटना यह है कि वहां जगन्नाथपुरी के मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा टनल बनी है 2700 करोड़ रुपए खर्च करके, 3000 करोड़ रुपए खर्च करके, और उसका जो उद्घाटन है वो पुरी के जो राजा हैं वो कर रहे हैं और ये जो है मुख्यमंत्री वो रहेंगे उसमें उपस्थित। पर जो मुख्य उसमें भूमिका है वो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद जी की है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चारों धामों में ये जो महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका पहली बार इस तरह से परिक्रमा स्थल बना है और जीर्णोद्धार हुआ है, इसमें हमारे माननीय विश्व गुरु जो हैं उनकी अनुपस्थिति है और ये 22 तारीख के पहले 17 जनवरी को हो रहा है। और उसमें जो दिखा मुझे अतिथियों के नाम, उसमें उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रपति भी नहीं है। ये जो पूरा का पूरा कॉन्फ्रंटेशन हुआ है, जो शंकराचार्यों से लेकर जो इन्होंने बुराई मोल ली है, नाराजगी मोल ली है, वो काफी महत्वपूर्ण है और वो आगे तक जाएगा। मतलब ये जो किया गया है और चंपत राय जी की जो भूमिका रही, उन्होंने कहा कि ये तो मंदिर जो है रामानंद संप्रदाय का है, इसमें शाक्य का और शैव का और इनका किसी का कोई संबंध नहीं है। तो ये जो कंट्रोवर्सी इन्होंने चलाई है, बाकी मंदिर को लेकर जो इन्होंने कहा, प्रशांत जी ने जो काफी चीजें बताई है वो अपनी जगह है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो यात्रा है ये बड़े क्रूशियल टाइम पे हो रही है और इसका प्रभाव तो पड़ेगा। हमको एक चीज ये देखना चाहिए कि क्या हम बीजेपी को इतना अंडरमाइन करके चलें क्या कि वो सारी चीजों को देखकर और इस तरह से कंसेशन देते हुए चली जाएगी, और अगर लोकसभा के चुनाव समय पर होते हैं और बीजेपी की सीटों को नुकसान होता है, बहुमत नहीं मिलता है, 400 सीटें नहीं मिलती हैं, तो क्या बीजेपी सत्ता आसानी से छोड़ देगी, इंडिया गठबंधन को दे देगी? ये जो पूरा का पूरा समय है राजीव जी, ये जो चालू हुआ 1 जनवरी से, ये काफी महत्वपूर्ण है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम एक देश जो है इस समय एक नए फेज में चला गया है, क्योंकि मोदी जी या बीजेपी जिस तरह के टकराव की मुद्रा में हैं कि उन्होंने धर्माचार्यों से भी नाराजगी मोल ली है और तमाम लोगों से भी दी है, और आधे अधूरे निर्माण के साथ वो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि उनको ऐसा ईश्वरीय आदेश से वो ऐसा कर रहे हैं। और 12 दिन का एक उन्होंने जो उपवास का जो भी एक क्रम शुरू किया है कल से, आप इसको क्या मानते हैं? क्या ये मानते हैं कि ये सारी चीजें बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीके से या लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हो जाएगी? मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक हम लोग बीजेपी को अभी अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं, क्योंकि कई चीजें हम देख नहीं पा रहे हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं। मैं ये तो मान के चलता हूं कि कोई व्यवधान उपस्थित नहीं किया जाएगा, क्योंकि असम में किसी भी तरह के व्यवधान का जो असर होगा वो देशव्यापी होगा, असम पर तो होगा ही। तो इसलिए, और बाकी जो रास्ते हैं, मतलब बंगाल में कुछ नहीं, बिहार में कुछ नहीं होगा, पर उत्तर प्रदेश में काफी समय 11 दिन देने वाले हैं, और वो जो समय होगा वो मंदिर के बाद का होगा, मतलब मंदिर के उद्घाटन के बाद का समय होगा, जबकि लाखों लोग ये कह रहे हैं कि प्रतिदिन हजारों लाखों लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। मुझे एक चीज जो नजर आती है वो ये नजर आती है कि थोड़ा सा देश को बड़ा कॉशियसली चलना पड़ेगा, और ये जो इंडिया गठबंधन के लिए ये बड़ा परीक्षा का समय है, क्योंकि ये सिर्फ सीटों का एडजस्टमेंट ही नहीं है, ये तैयारी के लिए भी जरूरी है कि ये लोग
किस तरह से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। जो खबरें हैं जो बता रहे हैं कि अखिलेश केवल 4 सीटें देना चाहते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, या ममता 2 सीटें देना चाहती हैं, या बिहार में केवल 6 सीटें देना चाहते हैं नीतीश कुमार। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है कि इस तरह का जो चल रहा है मीडिया में या खुले तौर पर जो चीजें चल रही है, वो एक नए किस्म का नैरेटिव सेट कर रही हैं। जैसे आप कह रहे हैं, ये इन्होंने भी सभी ने कहा, ममता बनर्जी को लेकर जो कहा, अब वो अगर मीटिंग में आ जाती, ये तो स्पष्ट है कि जो खड़गे साहब को क्यों बनाया गया और नीतीश कुमार को संयोजक क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि हम सबको पता है कि नीतीश कुमार को लेकर ममता बनर्जी का जो विरोध था, उसको डिफ्यूज करने के लिए पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। और नीतीश कुमार ने कहा भी है कि मैं संयोजक बन सकता हूं, बशर्ते सारे दल उस पर सहमति व्यक्त करें। जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वायर की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो इंडिया गठबंधन के समय के सामने इस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। और ये जो राज्य हैं, महत्वपूर्ण राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, पूरा का पूरा इनको ही तय करना है कि किस दिशा में इनको जाना है। क्योंकि आप चारों राज्यों की सीटों को अगर देखें तो काफी 200 से ऊपर सीटें हैं। तो ये एक मतलब राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, पर जो बाकी काम है वो तो इन लोगों को करना है, नेताओं को। हम अरविंद केजरीवाल की मजबूरी को समझ सकते हैं कि उनको एक जिस क्षण में ये निर्णय लेना पड़ा उन पंजाब के बारे में और दिल्ली के बारे में, पर वो तो गुजरात पर भी दावा कर रहे हैं, वो और भी स्थानों को लेकर दावा कर रहे हैं कि वो सीटें चाहिए उनको। ये मामला निपटना चाहिए, पूरा का पूरा मामला। अगर ये नहीं निपटेगा तो थोड़ा सा इसकी इमेज को लेकर काफी दिक्कतें होंगी। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बहुत बड़ा, आप अगर इन 15 राज्यों की पॉपुलेशन को देखें, टोटल पॉपुलेशन जो इम्पैक्ट होने वाली है, मतलब